हेलो दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत वंडर वुमेन की डेफिनेशन से होती है, जहाँ कुछ विमेन अपने करियर में कामयाब है तो कोई अपनी फैमिली को कामयाब बनाती है, तो कोई बेमिसाल माँ होती है, तो कोई ऐसी हुनरबाज औरत होती है जो ये तीनों रोल एक साथ निभा रही होती है। एंड कुछ ऐसे वंडर वुमेन होती हैं जो मेहनत से अपनी जिंदगी की हर मुश्किलों को पार करती है। तो आज के एपिसोड में हम एक वंडर वुमेन के केस को डील करेंगे, तो लास्ट तक एपिसोड में बने रहें। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी यूलिम के कुछ मेंबर्स मिलके कॉन्स्पिरेसी प्लॉट कर चुके थे सियाओ खू के अगेंस्ट। एंड अब वो लोग मिलकर सियाओ खू से आंसर मांग रहे हैं। एक एलिगेशन तो ये भी था कि एक केस के लिए कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी सियाओ खू के पास है जो एक एथिकल नॉर्म के अगेंस्ट था, और उनसे पूछा जा रहा था कि वो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो भी अपने ओपोनेंट का कहाँ से लेकर आए हैं। बट हमेशा की तरह सियाओ खू इतनी एलिगेशंस एंड ब्लेम के बाद भी अपनी कामनेस एंड कंपोजर नहीं खोते। वो एकदम रिलैक्स होकर आंसर करते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेस पर उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंट पर एक एम्प्लॉय कोड मेंशन होता है, यानी जिसने भी वो इंफॉर्मेशन निकाली है उसकी एम्प्लॉय आईडी जरूर होगी उस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड। एंड तुरंत इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि ये एम्प्लॉय आईडी मिस्टर को, मतलब ये उसी आदमी की है जो सियाओ खू पर एलिगेशन लगा रहा है, उन्हीं की इंटर्न की आईडी है। और फिर उसे तुरंत बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास आया कहाँ से। बट उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। यानी कहा जाए तो जिस ट्रैप में वो लोग सियाओ खू को फंसाना चाह रहे थे, अब वो लोग खुद उसी ट्रैप में फंसने लगे। बट फिर भी वो लोग हार नहीं माने। वो लोग फिर से एक एलिगेशन लगाते हैं और उसका जवाब मांगते हैं कि इतनी रात को सियाओ खू एक इंटर्न की स्टूडेंट के साथ अकेले क्या कर रहे थे। बट सियाओ खू का रिप्लाई सुनकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो इंटर्न आई थी इतनी रात को रिपोर्ट करने अपने वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए, और ये हरासमेंट किया था डो यून ने। मतलब ये वही लॉयर है जिसने सियाओ खू को फंसाने की कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की थी। अब सियाओ खू बैक स्टोरी बताते हैं कि उस इंटर्न स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, बट उसे हमेशा सफर करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस अब्यूज से। कई बार तो उसने काम करते करते सुबह तक कर दी, पूरी रात ड्राफ्टिंग एंड पेपर वर्क करती रही, बट उसे रिवॉर्ड में मिला क्या? सिर्फ बेइज्जती, गालियां और ह्यूमिलिएशन। बट ये सब कुछ चेंज जब हुआ जब होंग डू यू ने गलत नियत से उस इंटर्न को इनएप्रोप्रिएटली टच किया और उसे अपने साथ फैंसी डिनर पार्टीज में ले जाने लगे, वो भी ब्रोकर्स के मीटिंग में। एक बार तो उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। बट ये सब यहाँ पे एंड नहीं हुआ। वो अक्सर ब्रोकर यानी दलाल लोगों के साथ डिनर पार्टी में जाते थे, और जब उस इंटर्न ने उसे मना किया तो वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस इंटर्न का मार्क्स, फ्यूचर ग्रेड्स, ये सब इस वाहियात इंसान के पास ही था, जो सच में शायद एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं था। ना जाने दोस्तों ऐसे कितने केस प्रैक्टिकली भी होते होंगे कि एक इनोसेंट लड़की के साथ, मतलब अपनी डिग्री, जॉब की सेफ्टी के लिए कितना कुछ सफर करना पड़ता होगा। इसलिए शायद आज के डेट में हर गवर्नमेंट ऑफिस और रेप्यूटेड प्राइवेट फर्म्स में वर्क प्लेस हरासमेंट पोर्टल है, जहां आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, वो भी फुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए कोई बॉलीवुड फिल्म जैसा हीरो तो नहीं आएगा, आपको अपनी सेफ्टी खुद ही करनी है। अब इस वर्क प्लेस अब्यूज की पेनफुल स्टोरी को सुनने के बाद यूलिम की बॉस मिस केवॉन डायरेक्ट चली जाती है डो यू के पास। बट अपनी आदत से मजबूर वो फिर से दलालों के बीच पार्टी कर रहा होता है, और यहाँ भी वो अपनी सारी फीमेल इंटर्न्स के साथ आया हुआ था। पता नहीं वो यहाँ वकालत कर रहा था या लड़कियों की दलाली, बट जो भी था इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला सीन था। बस फिर क्या था, मिस केवॉन उसे नौकरी से फायर कर देती है और जितने भी क्रिमिनल चार्जेस बन पाए सारे फाइल करने को कहती है, और जाते जाते उसे 3-4 चांटे और लगाती है, क्योंकि वो सिर्फ खुद बदनाम नहीं हुआ बल्कि एक लॉयर जैसे रिस्पेक्टेड पोस्ट को भी बदनाम कर दिया गया। अब कहानी के नेक्स्ट सीन में योमीन की रूममेट की बहन, जिनका नाम सियोल यू है, उनको
पुलिस अरेस्ट कर चुकी है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को बहुत पीटा है, जानलेवा हमला किया है, बट उसे कुछ भी याद नहीं। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसने साइकियाट्रिस्ट की दी हुई दवा खाकर वो तो सो गई थी एंड जब उनकी आंखें खुली तो वो खुद को लॉकअप में बंद पाई। बट अपने हस्बैंड को मारना, ये उसकी बहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने हमेशा सियोल यूं और जीजा जी को बहुत खुश देखा है, कभी लड़ाई होते हुए ही नहीं देखी। एंड अबव ऑल सियोल यूं एक बहुत फेमस न्यूज एंकर है जो अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करती है, दैट टू हैप्पीनेस वाली। इसलिए अब कंप्लीट डाउट उस साइकियाट्रिस्ट के दवा पर जाता है। इसलिए योमिन और सियोंग चले जाते हैं उस साइकियाट्रिस्ट के पास इंक्वायरी करने। वहाँ पर उन्हें एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील होता है कि सियोल यूं को बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम था, मतलब एक तरह का ट्रॉमा जो रेगुलर डोमेस्टिक अब्यूज से होता है। उनके हस्बैंड ने बहुत लंबे समय तक सियोल यूं के साथ फिजिकल अब्यूज किया है एंड इतने लंबे समय के अब्यूज से सियोल यूं को स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी डिजीजेस आने लगी थी। वो फर्स्ट टाइम जब क्लिनिक में आई थी तब उनकी रिब्स टूटी हुई थी, बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे, बहुत सारे जख्म थे, बट वो सब सहती गई और मेडिसिन लेती गई। एक ऐसा टाइम आया कि वो मेडिसिन काम करने बंद कर दी थी, जिनसे उनको मेडिसिन के डोज को बढ़ाना पड़ा और शायद इन्हीं डोजेस के कारण वो सब कुछ भूल जाती थी एंड अल्ट्रा एनर्जेटिक हो जाती थी। जैसे कि दोस्तों, जो लोग जिम जाते हैं वहाँ बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और स्टेरॉइड्स लेने से आपकी बॉडी एक टर्बो मोड में एक्टिव हो जाती है। यानी कि अगर आप नॉर्मली 10 kg वेट उठा सकते हो तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद आप तुरंत 60 kg तक उठा सकते हो। और इन सब का साइड इफेक्ट्स भी होता है, जैसा सियोल यूं के साथ हुआ। उसे सच में कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, यहाँ सियोल यूं 10 साल से डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज सह रही थी और आज 10 सालों के बाद उसकी लाइफ एंड हेल्थ दोनों ही काफी मिजरेबल हो चुकी है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है लाइफ की, अगर एक रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी डैमेजेस चल रहे हैं, तो उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब बात जान की हो ना, मतलब अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो उस रिलेशनशिप में बने रहना इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और किसी भी हाल में आपको ये रिश्ता बचाना हो, लेकिन अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो ऐसे रिश्ते को बचाकर आप करोगे क्या? अगर आप भी डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं तो आपको एक स्टैंड बाई लेना होगा एंड डेफिनेटली लेना चाहिए। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अब इंक्वायरी के बाद योमिन को पता चलता है कि सियोल यूं ऐसे तो अपने हस्बैंड को कभी नहीं मार सकती, बट उसने जानबूझ के ये मेडिसिन ली और अपने पति पर अटैक किया। वो मेडिसिन खाने के बाद सियोल यूं एक वंडर वुमेन बन जाती है जो बुरे लोगों को पनिश करती है, क्योंकि लंबे समय से उसके अंदर दबे हुए जो जज्बात थे वो शायद इस मेडिसिन से ही बाहर आ पा रहे थे। बट यहाँ योमिन एक मॉरल डिलेमा में फंस जाती है, क्योंकि लॉ की नजर में यदि कोई जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को ऐसा बना लेता है तो वो एक क्रिमिनल ही है। जैसे कोई किसी का खून करना चाहता है बट उसे हिम्मत नहीं मिल रही और ऐसा करने के लिए वो जानबूझ के शराब पीता है और नशे में अपने मकसद को पूरा करता है, तो ये लॉ के नजर में क्रिमिनल ही है। इसलिए योमिन के लिए ये बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि एक तरफ उसके लॉ के एथिक्स थे, इंटीग्रिटी थी, तो दूसरी तरफ सियोल यूं का पेन था, पेनफुल रिफ्लेक्शन ऑफ वंडर वुमेन। बट अबव ऑल वो अपने रूममेट से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी बहन को जरूर बचाएगी, बट ये इतना आसान भी नहीं था। इसलिए वो सियोंग से भी एडवाइस मांगती है एंड सियोंग कहते हैं कि लॉ हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, हमें लॉ को परफेक्ट बनाना पड़ता है। जब भी लॉ की इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में एक बॉलीवुड मूवी का नाम जरूर आता है, दो पत्ती। उस मूवी में भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जो कि लॉ की जेन्युइननेस पर बेस्ड है। अब सीन डायरेक्ट कोर्ट रूम में आता है जहां सियोंग ये प्रूव कर देते हैं कि उनकी क्लाइंट सियोल यू ने साइकियाट्रिस्ट की दवा के साइड इफेक्ट से ही ये सारे अग्रेसिव एक्ट्स किए हैं। एंड विटनेस में वो डॉक्टर भी बहुत इजीली ये क्लियर कर देते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल है, जिसे विक्टिम को नॉर्मली
4 से 5 घंटों तक कुछ याद नहीं रहता उस दवा के असर के कारण। एंड ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया जिससे कि ऐसा लगे कि सियोल यू ने डेलिबरेटली वो दवा ली हो, क्योंकि अभी भी सियोल यू का डोमेस्टिक अब्यूज दुनिया से छुपा हुआ था। एंड दोस्तों, ये बातें हमेशा छुपी हुई ही रहती हैं, कोई नहीं बताता। जरा सोचिए, सियोल यू की सगी बहन को भी नहीं पता था इन चीजों के बारे में, बट अपेरेंटली ये बातें इस जगह पर सियोल यू के लिए प्लस पॉइंट ही है। एंड जज का फाइनल वर्डिक्ट आता है कि सियोल यू गिल्टी नहीं है, उसने जो कुछ भी किया वो दवा के साइड इफेक्ट से किया है। एंड ये वर्डिक्ट आने के बाद सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। एंड हमेशा की तरह सियाकू इस बार भी अनबीटेबल ही रह जाते हैं। अब इसके बाद योमिन एंड उसकी रूममेट सेलिब्रेट करने लगते हैं, बट सेलिब्रेट करते करते उसे अपनी बहन सियोल यू की पेनफुल मेमोरीज उस सीसीटीवी फुटेज में दिख जाती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। और हु भी क्यों ना, आखिर उसकी बहन ने कंप्लीट साइलेंस से इतने सालों तक सब कुछ सहा, एंड आज जो कुछ भी हुआ सब इस साइलेंस का ही नतीजा था। फिर योमिन को याद आता है कि उसने तो सियाकू को थैंक यू ही नहीं बोला। फिर क्या था, वो निकल जाती है आधी रात को सियाकू को थैंक यू बोलने। फिर यूलिम की टेरेस में सियाकू और योमिन बैठकर बातें करते हैं और एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। और योमिन आज एक बात सीख चुकी है कि उन लोगों को बचाना ही इंसाफ है जिनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। एंड इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।